नमस्कार बीपी न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की जो बड़ी खबरें निकल के आ रही है करके हम फटाफट जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। पहली जो बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों, वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को लग गया है बड़ा झटका। जी हाँ, प्रधानमंत्री बनने के बाद 2019 के इस लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद एक दिन बाद सिनेमा घरों में लगी नरेंद्र दामोदर दास मोदी की पिक्चर पूरी तरीके से फ्लॉप गई है। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म रिलीज होते ही पूरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन पूरी तरीके से दम तोड़ रही है। ओपनिंग डे पर विवेक ओबराय निर्देशित इस फिल्म ने केवल लगभग 2.5 करोड़ रुपए की कमाई करी, 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच ही कमाई कर सकी है। जी हाँ, तमाम रुकावटों के बीच प्रधानमंत्री मोदी पर बनी बायोपिक फिल्म आखिरकार इस वीकेंड रिलीज हो ही गई, लेकिन देश में मोदी की लहर की जीत के बावजूद इस फिल्म को कोई फायदा नहीं मिला है। इससे ये साबित होता है कि देश में मोदी लहर नहीं बल्कि ईवीएम लहर में मोदी जी जीते हैं और यही कारण है कि इस फिल्म को पूरी तरीके से फ्लॉप गई है। ओपनिंग डे पर फिल्म की कमाई करीब 2 से 2.5 करोड़ तक सिमट गई है। बॉक्स ऑफिस इंडिया.com की रिपोर्ट के माने तो इस फिल्म ने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2 से 2.5 करोड़ की कमाई की है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही रिलीज हॉलीवुड फिल्म अलादीन ने दोनों फिल्मों को कड़ी टक्कर दी है और पहले ही दिन विल स्मिथ की एक्टिंग वाली इस फिल्म ने 4 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। यानी हम कह सकते हैं कि जहां अलादीन करीब 5 करोड़ की कमाई है, जो वही बॉलीवुड की प्रधानमंत्री पीएम मोदी के नाम से रिलीज पिक्चर ने महज 2 से 2.5 करोड़ की ही कमाई कर सकी है। अगर हम बात करें बॉक्स ऑफिस में धूम मचाने की बात, तो सलमान, शाहरुख या फिर अक्षय की मूवी होती है जिसमें 16 से 20 करोड़ रुपए की पिक्चर के पर डे का पहले दिन का कलेक्शन होता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नाम का जादू यहाँ कोई चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और यही कारण है प्रधानमंत्री मोदी की फिल्म में जनता को तरसते दिखाई दिए हैं सारे सिनेमाघर। हम आपको बता दें कि इस मूवी में मोदी ने किस तरह गुजरात के सीएम से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तक की गद्दी हासिल की है, इस कहानी को कहती नजर आती है। ये फिल्म नरेंद्र मोदी के बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक की कहानी कहती है। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत 2013 की बीजेपी की उस बैठक से शुरू होती है जिसमें नरेंद्र मोदी यानी विवेक ओबराय को प्रधानमंत्री की उम्मीदवार घोषित किया जाता है। उसके बाद फिल्म फ्लैशबैक से चली जाती है जब मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। उमंग कुमार निर्देशित इस फिल्म ने नरेंद्र मोदी की भूमिका निभाई है, लेकिन जिस तरीके से ये सुपर फ्लॉप हुई है मूवी, पूरी तरीके से चारों तरफ अब प्रधानमंत्री मोदी की चर्चाएं गर्म हो गई हैं और माना यह जा रहा है कि जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का इतना जादू है, जो जादू को लेकर पीएम मोदी ने पूरी तरीके से यहाँ पर जीत दर्ज की है, बावजूद उसके ये फिल्म क्यों फ्लॉप हो गई, ये सबसे बड़ा रीजन माना जा रहा है। क्या जनता का प्रधानमंत्री मोदी से विश्वास हट गया है या फिर जनता का जो रुझान होता है जो नए नए नेता के रूप में, क्या वो अब खत्म हो गया है, इसलिए उनको देखना नहीं चाहते हैं और शायद यही बड़ा रीजन माना जाता है। लेकिन जो मीडिया लगातार मोदी बेब बताकर प्रधानमंत्री मोदी को जीत दिलाई है, उसमें माना जा रहा है उस मोदी बेब की पोल खोलती हुई दिखाई दे रही है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वो हम आपको बता दें कि मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड प्रवक्ता संबित पात्रा की हो गई है करारी हार। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचंड लहर पर सवार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करके लगातार दूसरी बार केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन हैरानी की बात यह हो गई है कि मोदी लहर के बावजूद भी बीजेपी के 4 बड़े नेताओं का हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव आयोग से मिल रहे नतीजों के मुताबिक बीजेपी ने अब तक 302 सीटों पर जीती है और 1 सीट पर आगे चल रही थी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को महज 282 सीटों पर जीत की हासिल मिली थी, लेकिन जो 4 बड़े नाम है, जो 4 बड़े धुरंधर है बीजेपी के, उनको करारी हार मिल गई है। उनमें सबसे पहला नाम निकल के आ रहा है संबित पात्रा। जी हाँ, ओडिशा की पूरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर संबित पात्रा हार गए हैं। उन्होंने बीजेडी के पिनाकी मिश्र ने 11,714 वोटों से हराया है। संबित पात्रा को कुल 86% वोट मिले हैं, वहीं पिनाकी को 47% वोट मिले हैं। पूरी से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले सत्ता प्रकाश नायक को मात्र 44,000 वोट से संतोष करना पड़ा है। गौरतलब है कि संबित पात्रा ने पुरी में जमकर चुनाव प्रचार किया था और उनकी गरीब लोगों के घर जाकर खाने की तस्वीर भी, वीडियो भी खूब सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी और मजाक का विषय भी बन रहा था। मजाक का विषय इसलिए बन रहा था कि सवाल ये खड़े हो रहे थे कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने खूब गैस सिलेंडर बांटे हैं तो वो गरीब महिला आखिर सिलेंडर के बजाय चूल्हे पर खाना कैसे बना रही है। चुनाव प्रचार में कभी धोती कुर्ता पहनकर तो कभी चंदन लगा के, कभी तिलक लगा के खूब प्रचार संबित पात्रा ने किया, लेकिन अंत में उनको हारना पड़ा, जो कि बीजेपी की भी बड़ी हार मानी जा रही है। यूपी से गाजीपुर से केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी मनोज सिन्हा ने भी बसपा के अफजाल अंसारी से लगभग 1,20,000 वोटों से हार गए हैं और वो पूरी तरीके से माना जा रहा है कि करारी हार उनकी भी मानी जा रही है। दिलेश लाल यादव निरहुआ अखिलेश यादव से हारे हैं। जयप्रदा से, रामपुर से लोकसभा समाजवादी पार्टी आजम खान से हारे हैं।
तो कहीं ना कहीं ये 4 हार भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी हार मानी जा रही है। लेकिन इन 4 हारों में 2 हार तो पूरी तरीके से पहले से ही सबको पता था। दिनेश लाल यादव और जयाप्रदा का हार पहले से ही लिखा हुआ था। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 3.5 घंटे तक चला मंथन। राहुल ने नहीं दिया है इस्तीफा और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, विचारधारा को भी आगे बढ़ाने के लिए अब जोर दिया गया और माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने भी अब पूरी तरीके से एक्टिव होकर काम करने का बड़ा फैसला कर लिया है। जी हां, लोकसभा चुनाव में देश भर में कांग्रेस की करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की है, लेकिन पार्टी की कार्यसमिति ने उनके इस्तीफे को खारिज कर दिया है। करीब 3.5 घंटे तक चली इस मीटिंग में कांग्रेस की चुनावी रणनीति की खामियों से लेकर नेतृत्व तक पर चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक कार्यसमिति की बैठक में राहुल गांधी ने कहा है कि चुनावी हार मेरे लिए जिम्मेदार है और जवाबदेही भी बात है, इसलिए मैं इस्तीफा दूंगा। हालांकि पार्टी के नेताओं का कहना है कि वो इस्तीफे की पेशकश नहीं किए हैं, लेकिन जो और खबरें निकल के आ रही कुछ और खबरें जो निकल के आ रही थी उसमें माना जा रहा था कि राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की है। तो फिलहाल सच्चाई क्या है अभी पूरी तरीके से सामने नहीं आई है। कांग्रेस भले ही राहुल के इस्तीफे की पेशकश से इनकार कर रही है, लेकिन सूत्रों ने बताया कि राहुल ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने इस्तीफे की पेशकश की थी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उन्हें इस्तीफा नहीं देने का आग्रह किया। सूत्रों के अनुसार राहुल एक दिन पहले इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन अगर एनालिसिस रूप में जो राजनीतिक पंडितों का मानना है कि राहुल गांधी को इस्तीफा देना चाहिए या फिर नहीं, उसके बारे में हम आपको बता दें कि राजनीतिक पंडितों का कहना है फिलहाल इसमें राहुल गांधी को इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी का ही नुकसान नहीं बल्कि कई राजनीतिक पार्टियों में इसका नुकसान हुआ है और ये मोदी वेव नहीं बल्कि ईवीएम वेव है, इसलिए राहुल गांधी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। इसके आगे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हैं, अब 5 साल बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं, जब सीधा मोदी और राहुल का टक्कर होने वाला है। मोदी और राहुल गांधी का सीधा मुकाबला होगा। उससे पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं होंगे तो कांग्रेस के टूटने का डर होगा। ऐसे में राहुल गांधी के अध्यक्ष बने रहना ही कांग्रेस के लिए सही होगा। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने दे दिया है इस्तीफा। जी हां, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति कोविंद ने नई सरकार बनाने तक पद पर बने रहने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना और अपनी सरकार के मंत्रियों का इस्तीफा सौंप दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए अगली सरकार के गठन तक उन्हें मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद पर बने रहने को कहा है। आपको बता दें कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने 26 मई को पीएम पद की शपथ ली थी। पिछली बार लोकसभा में 282 सीटें जीतने वाली भाजपा के इस बार अपने प्रदर्शन और सुधार किया है। इस बार भाजपा ने 330 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस महज 52 सीटें लोकसभा में जीत सकी है। राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि यूपी में सपा बसपा गठबंधन की वजह से 2014 के नतीजे नहीं दोहरा पाएगी और भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन गुरुवार को नतीजे आने के बाद कुछ अलग ही निकला और माना जा रहा है यही मोदी के प्रधानमंत्री बनने का सबसे बड़ा कारण हो रहा है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोकसभा में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कितने मुस्लिमों की संख्या लोकसभा में पहुंची है। खासकर यूपी की बात करें तो यूपी से किन पार्टी से कितने मुस्लिम प्रत्याशी लोकसभा में पहुंचे हैं। क्योंकि बात करें अगर भारतीय जनता पार्टी के तो यहाँ से कोई भी मुस्लिम सांसद, एक भी मुस्लिम सांसद को टिकट नहीं मिला है। लेकिन अगर बात करें हम सपा बसपा की तो यहाँ पर गठबंधन से 6 मुस्लिम सांसद पहुँचे हैं, यानी 17 सांसदों में से 6 सांसद यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी हैं। सहारनपुर की बात करें तो बसपा से हाजी फजल रहमान ने संसद में पहुंचे हैं। मुरादाबाद से एसटी हसन समाजवादी पार्टी की तरफ से इन्होंने जीत दर्ज की है और संसद में पहुंचे हैं। संभल में बात करें तो समाजवादी पार्टी से डॉक्टर शफीकुर रहमान यहाँ इन्होंने जीत की है। रामपुर से आजम खान संसद में पहुंचेंगे। अमरोहा से कुंवर दानिश अली बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हैं, ये भी संसद पहुंचेंगे। गाजीपुर से अफजाल अंसारी बसपा की तरफ से ये भी संसद पहुंचेंगे। यूपी की बात करें तो महज 6 मुस्लिम सांसद इस बार बचे हुए हैं जो कि संसद पहुंचने वाले हैं, यानी हम कह सकते हैं कि सपा बसपा से 6 मुस्लिम सांसद हैं 17 सांसदों में से। तो कहीं ना कहीं ये 6 सांसद निकल के आ रहे हैं यूपी से। और बात करें अगर हम ओवरऑल सांसदों की तो ओवरऑल सांसद माना जा रहा है कि पूरे देश में लगभग 24 मुस्लिम सांसद निर्वाचित हुए हैं और यूपी में महज 6। तो हम कह सकते हैं इस बार सांसदों का प्रतिनिधित्व कम हुआ है लोकसभा में। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। साथ ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की पिक्चर फ्लॉप हुई है उनके नाम की, क्या लगता है कि वाकई में उनका वेब पूरी तरीके से खत्म हो गया है, ये केवल ईवीएम वेब था? अगर आप ऐसा मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें।